हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप देख रहे हैं विच फिजिक्स पर। ये हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं जेईई मेन और नीट का रिवीजन सीरीज, जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में। किसके बारे में? यूनिट्स एंड डायमेंशन। कोशिश ये रहेगी कि हर एक चैप्टर का क्विक रिव्यू हो और साथ साथ उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो जेईई में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, जो एम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन किया जाए, समझाया जाए और साथ में पढ़ा जाए। तो कोशिश देखते हैं हमारी कहां तक सक्सेस करती है। फिलहाल तो इस सीरीज का पहला जो वीडियो है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन को पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो हम पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी कहता हो कि वैसा क्वांटिटी जिसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे उसमें एक पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ हो, एक पार्टिकुलर वैल्यू हो उसका, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, उसका एक अपना यूनिट होना चाहिए, यानी जिसके कारण हम उसको मेजर करते हैं। जैसे अगर हम फोर्स मेजर करेंगे न्यूटन होगा, अगर हम मास मेजर करेंगे केजी होगा, लेंथ मेजर करेंगे मीटर होगा, टाइम मेजर करेंगे सेकंड होगा। तो हम कहते हैं कि यूनिट उसका एक अपना होना चाहिए और जिसके बेसिस पे हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे अगर हम बोले V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ है, ये बिना V, I और R के नॉलेज के एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मालूम हो, करंट नहीं मालूम हो और रेजिस्टेंस नहीं मालूम हो, हम ओम्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब जरा सोचो कि हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, जो कि F बराबर ma था, जिसमें F और m और a हमको नहीं मालूम रहेगा कि हम इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको फोर्स, मास और एक्सेलरेशन मालूम नहीं रहेगा। हमको F, m और a मालूम होना चाहिए तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वही हो गया फिजिकल क्वांटिटी, जिसका अपना न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसका अपना यूनिट हो, जिसके बेसिस पे हम लोग फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब कहता है इसमें कितने तरह के क्वांटिटी होते हैं? तो एक आजाद और एक गुलाम। ऐसा नहीं, मतलब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता है, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और डिराइव्ड जो दूसरे पर डिपेंड करता है। तो इसमें कौन कौन आएगा? मास, लेंथ, टाइम, यानी हम इस पूरे को कह सकते हैं, ये पूरा जो ऐसा यूनिट में लिखा हुआ है सातों, ये सातों कौन सा क्वांटिटी है? ये सातों का फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिराइव्ड में जो दूसरे पर डिपेंड, जैसे फोर्स को कहोगे बाबू, तो फोर्स होता है F बराबर ma, मा। और वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम। यानी ये सब क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? डायरेक्ट क्वांटिटी। और जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, फंडामेंटल। जैसे अगर हम कहे वो कि ये लेंथ है इसका कुछ 20 सेंटीमीटर, ज्यादा बोल दी क्या? चलो बताओ, 8 सेंटीमीटर। इसका मास कितना होगा? 15 ग्राम। क्या हर एक 8 सेंटीमीटर वाले का 15 ग्राम होगा? नहीं होगा, है ना? 8 सेंटीमीटर वाले का 15 ग्राम नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम आयरन का रॉड लेते तो 15 ग्राम की जगह 50 ग्राम हो सकता था, 100 ग्राम हो सकता था। कहने का मतलब मास लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ टाइम पर डिपेंड करता, टाइम मास पर डिपेंड करता, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्या करते हैं? आजाद है, बोलो तो आजाद है। अब आते हैं यूनिट पे। कहता है वो कि किसी को भी अगर तुम मेजर कर रहे हो, किसी भी क्वांटिटी को, तो उसको मेजर करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है और वो होती है यूनिट की। जैसे देखो, अगर हम बोल दिए ये 8 है, ये 8 क्या है? किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर? आप नहीं कर सकते कुछ। लेकिन अगर 8 के साथ मीटर लगा देंगे, आप बोल दोगे ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 10 के साथ सेकंड लगा दोगे तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो अगर आप 8 के साथ न्यूटन लगा देते हो, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने कैसे जाना ये कौन सा क्वांटिटी है? यूनिट के थ्रू। तो यूनिट स्पेसिफिकेशन देता है किसको? फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी को क्या देता है? स्पेसिफिकेशन देता है। कौन? यूनिट। क्लियर है? अब आता है इसमें फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो कहता है फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल में वही यूनिट्स आएंगे जो यहाँ आपको दिख रहे हैं, जैसे मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिकल का एम्पीयर, टेंपरेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सनलाइट का मोल। और डिराइव्ड में क्या आएगा बच्चा? तो डिराइव्ड में वही आएगा जो डिराइव्ड है, जो दूसरे से उत्पन्न हुआ हो। जैसे फोर्स का न्यूटन, वर्क का जूल, पावर का वाट, प्रेशर का पास्कल, कुछ भी ऐसा जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, वो कहां आएगा? डिराइव्ड वाले में आएगा। अब इधर आते हैं। मेजरमेंट सिस्टम 3 तरह के होते हैं। मेजरमेंट सिस्टम कितने तरह के? 3, CGS, MKS और FPS। तो सवाल उठता है हुजूर, ये CGS क्या है, MKS क्या है और FPS क्या है? CGS कहते हैं जिसमें लेंथ हो गया सेंटीमीटर, मास हो गया ग्राम और टाइम हो गया सेकंड।
क्या बच्चा? लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में। एमकेएस में बस वही हो जाएगा, लेंथ मीटर में, मास केजी में, टाइम सेकंड में। एमकेएस वाले के लिए यहां से एरो हटा दें तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा, फिर बोलिएगा सर को बोले थे सीजीएस वाला है। नहीं, ये एमकेएस वाला है, क्योंकि एमकेएस में मास किस में है? मीटर में। किलोग्राम हो गया आपका इसका, वो क्या है इसको कहते हैं हम लोग? के लिए, और वो मास का है। और लेंथ मीटर में हो गया और टाइम सेकंड में हो गया। अब एफपीएस में आ जाइए, उसमें मास आपका किस में रहेगा? पाउंड में, लेंथ रहेगा फुट में, और टाइम किस में रहेगा? सेकंड में। यानी ये आपका लेंथ का है, ये आपका मास का है, और ये आपका टाइम का है। यहां आपका फुट है, इसके लिए पाउंड है, और इसके लिए सेकंड है। अब इन सभी का वर्चस्व खत्म करने के लिए आया अपना एसआई यूनिट। ये हर अलग अलग इलाके का डॉन था, ये आ गया। छोड़ो जो भी हो, भगवान जानता है, गॉड फादर किसी को। चलो ठीक है, अब आते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? इसको हम लोग कहते हैं ले सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये ओवरऑल फ्रेंच नेम है, मतलब आप इसको सिंपल इतना ही कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट को कभी एसआई यूनिट सिस्टम मत लिख दीजिएगा। अब इसमें कौन कौन आएगा? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेंपरेचर, ल्यूमिनोसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बाकी इसके बारे में सारी कहानी आपकी इसके सामने लिख दी गई है। मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, इस तरह से जो भी है। और उसके बाद दो आते हैं इसमें और सेकेंडरी, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या? रेडियन। सॉलिड एंगल का अस्टेरेडियन। अब एक है एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स क्या करता है? तो एसआई प्रीफिक्स करता है वो यूनिट्स को छोटा और बड़ा करता है। कहने का मतलब कि अगर उसमें हम मल्टीपल मल्टीप्लाई कर दे यूनिट्स में, जैसे कि अगर हम कह दें मीटर के आगे मेगा लगा देंगे, मेगा मीटर, ठीक है ना, तो वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम मीटर की आगे ही अगर हम माइक्रो लगा देंगे तो माइक्रोमीटर छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? दो तरह का मल्टीपल होता है, एक इंक्रीज करता है और एक डिक्रीज करता है। जो इंक्रीज करते हैं वो है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। और जो डिक्रीज करते हैं वो है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो। ये है, ध्यान से देखना, डेका, हेक्टो, किलो आपका 1 2 3, और उसके बाद 3 के मल्टीपल में जाएंगे 18। फिर वैसे ही माइनस में -1, -2, -3, और फिर 3 के मल्टीपल में जाएंगे 18 तक। इसको हमेशा इसके डिविजन आप याद रखेंगे। कभी कभी किसी बुक में के को कैपिटल दे देता है, लेकिन ये के हमेशा स्मॉल रहेगा। अगर आपको यहाँ पे कैपिटल भी लग रहा हो देखने में तो आप समझ जाइए ये हमेशा के स्मॉल रहेगा, ये कैपिटल नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें बस यही 3 स्मॉल है, बाकी सारे तो कैपिटल ही लेटर है, और इसमें सारे स्मॉल लेटर से डिनोट किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एसआई यूनिट सिस्टम और उसका प्रीफिक्स। अब हम लोग आएंगे, जो बातें होंगी वो होंगी डायमेंशन की। अब बात किसका करेंगे? डायमेंशन का। अब डायमेंशन में देखिए, जो हमारा पहला है वो क्या है? डायमेंशन का डिफिनीशन दिया हुआ है। डायमेंशन का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है? तो डायमेंशन का डिफिनीशन दिया हुआ है कि वो पावर है फंडामेंटल क्वांटिटीज का। जैसे कहते क्या है कि अगर हम इसको मिटा देते हैं वो इस तरफ में, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको मिटा दे रहे हैं हम। कहता क्या है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मान लो अगर हम यहां फोर्स कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हो तुम? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम लोग? लेंथ अपॉन टाइम। तो हो गया ये mlt-2। तो ये जो हमने उसको रिप्रेजेंट किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, तो उस फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर है, उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, डायमेंशन के कुछ लिमिटेशंस है। पहला लिमिटेशन देखिए क्या है? पहला लिमिटेशन क्या है कि सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, यानी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन होता है। जैसे जितने भी एनर्जी हैं, जितने भी तरह के एनर्जी हैं, वर्क है, सबका डायमेंशन सेम है। जो पावर है उसका डायमेंशन स्ट्रेस से मैच खाता है, और या कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से।
तो जितने भी ये सब क्वांटिटी है इनका डायमेंशन सेम है, यानी हम डायमेंशन देख के कभी भी नहीं बता सकते बाबू कि वो क्वांटिटी कैसा है। अगर हम डायमेंशन देख के कहेंगे ये स्ट्रेस है, वो प्रेशर भी हो सकता है, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं डायमेंशन ml/t-2 देख के कि ये एनर्जी है काइनेटिक, तो हम बोल दिए नहीं ये पोटेंशियल है, क्या फर्क पड़ गया। मान ली कोई और बोल दिया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई और बोल दिया वर्क है, किसी ने इच्छा किया इसको टॉर्क बोल दिया, क्या फर्क पड़ गया, सबका तो डायमेंशन सेम ही है। तो कहने का मतलब बहुत सारे क्वांटिटी ऐसे हैं जिनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, और ये इसका एक पहला लिमिटेशन है। दूसरा कि इसमें न्यूमेरिकल कांस्टेंट कभी भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर बहुत सारा हम फिजिकल रिलेशन कहें, जैसे कि हमारा F बराबर 6 पाई ईटा R भी एक होता है, आपने पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये रिलेशन, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी में विस्कस फोर्स का ये रिलेशन था, जिसमें ये 6 पाई ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आप डायमेंशन से कभी भी डिराइव नहीं कर सकते। या फिर अगर हम इक्वेशन की बात करें S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें ये हाफ है या नहीं है, इसको डायमेंशन नहीं बता सकता। यानी फिजिकल इक्वेशन में कहीं भी डायमेंशन कुछ भी बता नहीं सकता कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है। फिर कहता है डायमेंशन इस तरह के इक्वेशन को भी डिराइव नहीं कर सकता। डायमेंशन इस तरह के इक्वेशन जिसमें आपका प्लस माइनस या इस तरह का साइन का इक्वेशन आ जाए, ऐसे इक्वेशंस को कभी भी डिराइव नहीं कर सकता है डायमेंशन। ठीक है। फिर कहता है द फिजिकल फॉर्मूला विथ मोर देन 3 क्वांटिटीज कांट बी डिराइव्ड बाय यूजिंग डायमेंशन। जैसे देखिए यहां कितना है 1 2 3, अगर इससे ज्यादा और होगा, मतलब इसका रिलेशन 3 है, 3 से अगर ज्यादा रहेगा तो डायमेंशन से हम लोग उसको डिराइव जल्दी नहीं कर पाते हैं, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है सॉल्व करना उसको। फिर आता है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी द फिजिकली करेक्ट। तो कहता क्या है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ये जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट हो। जैसे कि अगर हम लिख दे v² माइनस u² इक्वल्स 3as, तो पहला किसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है 3 का। अगर ये डायमेंशन नहीं होता है तो ये अभी भी सही आएगा, क्योंकि जितने v² के होंगे उतने u² के होंगे उतने ही as के होंगे। 3 तो डायमेंशन लेस है, लेकिन हम जो इक्वेशन पढ़े हैं उसमें v² माइनस u² इक्वल्स 2as होता है। तो वही है ना कि डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन वो फिजिकली करेक्ट होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। डायमेंशनली करेक्ट होना अलग बात है, फिजिकली करेक्ट होना अलग बात है, लेकिन हाँ जो फिजिकली करेक्ट है उसको डायमेंशनली करेक्ट हर हाल में होना हो। ठीक है। कांस्टेंट नंबर को छोड़ दो, बिसाइड कांस्टेंट्स डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए इक्वेशन हर हाल में, यानी हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आना चाहिए। अब आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है कि कहता है पहला एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हम डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें पहला क्या है कि कहता है कि हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा। जो भी टर्म हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन। हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। दूसरा, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम इनटू अनदर। दूसरा क्या है कि एक यूनिट सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कह दिया कोई कि सीजीएस को आप एसआई में चेंज कर दीजिए, एफपीएस को सीजीएस में चेंज कर दीजिए, मान लो इसको एमकेएस में चेंज कर दिए, या कोई हम अपने मन से यूनिट सिस्टम मान लिए, कोई मन से अपने यूनिट सिस्टम हम मान लिए उसमें कन्वर्ट करेगा, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर क्या है, टू डिराइव न्यू रिलेशन। क्या बोले थे, देखो यहां पर एक इक्वेशन था ना F बराबर 6 पाई ईटा RV, ये आपका डिराइव किया जा सकता है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं। सिर्फ ये रिलेशन डिराइव किया जाता है कि F इक्वल समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ईटा RV है। ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से सारे का प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। लास्ट वाला क्या है आपका, इसका यूज टू फाइंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम। आप डायमेंशन से इसका यूनिट भी बता सकते हो। जैसे देखो आपने पढ़ा है वर्क का डायमेंशन होता है ml/t-2। इसका क्या होता है ऐसा यूनिट, केजी। लेंथ मास का केजी होता है, लेंथ का क्या होता है मीटर स्क्वायर, टाइम का क्या होता है सेकंड -2, ये हो क्या जिसको हम लोग जूल भी कहते हैं। जैसे अगर हम मान लें मोमेंटम का,
मोमेंटम का क्या होता है mLt-1, इसका क्या हो जाएगा kg, इसका मीटर, इसका सेकंड इनवर्स, ये मोमेंटम का यूनिट हो गया। यही इंपल्स का भी होता है। अब देखो इंपल्स और मोमेंटम फिर डायमेंशन सेम, तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम होता है, ये इसका लिमिटेशन है। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फॉर्मूला दिया हुआ है x बराबर वाई जेड स्क्वायर, जहां पे x और z क्या है, तो x और z है हमारा कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले इसको समझ लेते क्या है ये। तो x अगर कैपेसिटेंस है यानी c, और c को हम लोग क्या कहते हैं q बाई v, और v को क्या लिखते हैं w बाई q, यानी x हो जाएगा मेरा q स्क्वायर अपॉन w, और y क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यानी F अपॉन m, और m को हम लोग लिखते हैं IL। अब ये यहां सब्स्टिट्यूट करो। देखो जब भी तुमको अगर हमारा y निकालना हो तो यहां y इक्वल्स टू लिखोगे x अपॉन 5z स्क्वायर, बट 5 का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि हमने पढ़ा है कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो x अपॉन कितना हो जाएगा z स्क्वायर, x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू वही q स्क्वायर डिवाइड बाय w, और इसको रखेंगे हम लोग f अपॉन IL, तो IL ऊपर चला जाएगा। Q को लिखते हैं हम लोग IT, क्या लिखते हैं IT, तो क्या जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर इंटू IL, ओ इसका स्क्वायर भी था ना हमारा, Z स्क्वायर था ना, तो F पे स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर L स्क्वायर, W का mL2T-2, और ये क्या जाएगा mL1T-2। अब सबको एक साथ कर लो, तो ये ऊपर गया m आपका यहां पे स्क्वायर इसका हो जाएगा, तो ये 2, ये इसका 2 और ये -4। अब देखो 2 और 1 3, तो m -3 हो गया। l कितना, तो 2 और ये 2, तो ये पहले 2 को कट कर दो, तो l हो जाएगा -2, t आप आते हैं, तो 4 और 2 6, ये ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, तो t 8 हो गया क्योंकि ये 2 है, तो 6 और 2 8, और I कितना है 4, तो उसके लिए हम लोग एम्पियर लिखते हैं A, इस तरह से। ये हो गया इसका डायमेंशन। तो ऐसे डायमेंशन पूछे जा सकते हैं जिसपे दो क्वांटिटी को दे के आपको तीसरा क्वांटिटी फाइंड आउट करने कहेगा। ये कह रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि फोर्स दिया हुआ है दो एटम के बीच का, ये फोर्स दिया हुआ किसके बीच का, दो एटम के बीच का। ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपका जेईई मेन में पूछा हुआ है 2019 में, दो एटम के बीच का, और आपको निकालना है बी का डायमेंशन, जबकि आपके सारे क्वांटिटी मिले हुए हैं कि एफ क्या है, एक्स क्या है, टी क्या है, इस तरह से। तो पहले एफ फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन निकाल दो mL2। पक्का, चलो इसको पहले लो। पहले तो हमको अल्फा भी तो चाहिए, अल्फा का डायमेंशन तो मालूम नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले यहां से आते हैं। हमको ये मालूम है कि किसी का भी पावर जो होता है एक्सपोनेंशियल में, वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं यहीं से। और ये के बोल्टेजमैन कांस्टेंट और टी टेम्परेचर, इसका मतलब ये पूरा कंबाइंड होके बन गया हमारा एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी। अब आओ यहां से एक्स स्क्वायर यानी L2, अल्फा का कोई डायमेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2, ये क्या हो जाएगा m0L0T0, L2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या जाएगा अल्फा का mt-2। अब यहां से आते हैं, फोर्स हमारा क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, लॉगरिथमिक का कोई डायमेंशन नहीं होता है, और आपके ट्रिग्नोमेट्री का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो फिर हम लोग करेंगे क्या, तो F इक्वल्स F का डायमेंशन क्या कर लेंगे, तो F का डायमेंशन है mL2 इक्वल्स अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहां से रखते हैं हम लोग mt-2 इंटू बीटा, mt-2 कैंसिल हो जाएगा और बीटा का डायमेंशन आ जाएगा L। अब इस वाले में आते हैं, इस वाले में कह रहा है कि L इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, और आपका C कैपेसिटेंस और V वोल्ट है, और डायमेंशन चाहिए L अपॉन RCV का। दो फॉर्मूला याद रखना हो हमेशा, L/R हमेशा टाइम होता है, यानी टाइम का डायमेंशन, और RCV हमेशा क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है। अब इक्वेट करते हैं कैसे, देखो हमने पढ़ा है Q बराबर CV, देखो यहां से है ना Q बराबर CV, तो Q बराबर CV पढ़े हैं। चलो अब यहां से आओ, तो L अपॉन R, CV को क्या लिख सकते हैं Q, L अपॉन R को क्या लिखते हैं हम लोग,
तो L अपॉन आर को लिखते हैं टाइम, और Q को क्या लिखते हैं I इंटू टी, टी से टी कैंसिल यानी 1/I, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर माइनस 1। अब इस वाले में आते हैं। इस वाले में कह रहा है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स को कंसीडर किए हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, और हमको डायमेंशन निकालना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। तो चलो यंग्स हमने बताया था 3 क्वांटिटी वाले में, पी क्यू आर वाला याद है, जस्ट अभी जैसे देखे हम लोग। तो y क्या हो जाएगा डायरेक्टली किसके, v पे पावर a पे पावर b, f पे पावर c। y का डायमेंशन क्या होगा यंग्स मॉडुलस, याद रहेगा हमने अभी जस्ट बोला भी था यंग्स मॉडुलस हमेशा किसके डायमेंशन के इक्वल होता है, प्रेशर के डायमेंशन के। तो ml माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा lt माइनस 1, वेलोसिटी का डायमेंशन इसका होता है lt माइनस 2, और इसका क्या होता है mlt माइनस 2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ml माइनस 1 t माइनस 2 क्या हो जाएगा, m पे पावर c, l पे पावर हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और t टू द पावर हो जाएगा माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। इक्वेट करो, c का वैल्यू 1 डायरेक्ट मिल गया हमको, ठीक है। फिर आते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल्स माइनस 1 है, तो a प्लस b हो जाएगा माइनस 1, और ये 1 इसका वैल्यू यहां 1 रखेंगे ना इसका, तो उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस 2a प्लस b का वैल्यू आ गया हमारा। अब यहां आते हैं माइनस a माइनस 2b माइनस 2, क्यों माइनस 2 किया, क्योंकि c का वैल्यू यहां हम 1 रख रहे हैं, इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी माइनस a माइनस 2b इक्वल्स 0। तो a का वैल्यू कितने इक्वल हो जाएगा, माइनस a इक्वल्स 2b हो जाएगा। तो हम या a को हम माइनस 2b कर सकते हैं, तो यहां माइनस 2b रख देते हैं, तो माइनस 2b प्लस b इक्वल्स माइनस 2, यानी माइनस b इक्वल्स माइनस 2, यानी b का वैल्यू कितना आ गया 2, b का वैल्यू 2 रख दो तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 4। डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा यहां से हमारा, a का वैल्यू कितना आया माइनस 4, b का वैल्यू कितना आया 2, और c का वैल्यू कितना आ गया 1। तो डायमेंशन आ जाएगा आपका v टू द पावर माइनस 4, ठीक है, a टू द पावर 2 और f टू द पावर 1। अब लास्ट में पूछ रहा है हमसे कि डायमेंशन निकालिए अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट का। एप्सिलॉन नॉट आपको याद है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मिलता था हम लोग को, और म्यू नॉट क्या मिलता था हमारा परमेबिलिटी में मिलता था, वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का हमारा एक फॉर्मूला था Q1 Q2 अपॉन FR²। 4 पाई भी था हम मान रहे हैं, लेकिन 4 पाई को इसलिए नहीं रहेगी वो कांस्टेंट है। चलो उसको हम अगर ओवरऑल हम कर देते हैं, चलो तुम लोगों को समझ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो अगर एप्सिलॉन नॉट हम यहां लेके जाएंगे तो 4 पाई है, लेकिन 4 पाई कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है एज ए डायमेंशन। अब आइए एफ का एक फॉर्मूला था म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू m1 m2 अपॉन r² था। तो यहां से म्यू नॉट क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट यहां से हो जाएगा आपका FR² इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई m1 m2। यहां m1 m2 मास नहीं है, ठीक है, अब इस दोनों को वहां रख दीजिए, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका Q1 Q2। तो Q का वैल्यू हमने जस्ट बोला अभी IT, यानी I²T²। जब हम डिवाइड देंगे इसमें किससे, 4 पाई हटा देते हैं, इसका आते हैं F और इसको R² ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड दे रहे हैं FR² डिवाइडेड बाई m1 m2। पोल स्ट्रेंथ IL होता है, यानी I²L²। जो रिजल्ट हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, I पे पावर 4 L²T², और डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में आपका क्या आएगा, डिवाइड में देखिए क्या आएगा, F हमारे पास है ना, ये F और ये FR² दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा R² R पे पावर 4 यानी L पे पावर 4, और ये फोर्स का स्क्वायर यानी m² L2 T -4, ठीक है। इसको इधर हम थोड़ा सा कर लेते सॉल्व, इसको तो नोट कर ही चुके हैं आप लोग।
तो रिजल्ट यहां से क्या आ जा रहा है, देखिए तो अब ध्यान से देखिएगा तो ये L2 और ये L2 कैंसिल हो जा रहा है, तो रिजल्ट यहां आ गया आपका अंडर रूट I4 T2 L4 M2 T माइनस 4, तो रिजल्ट हो जाएगा ये अंडर रूट M माइनस 2 L माइनस 4 T6 I4, यानी M माइनस 1 रूट से बाहर आ रहा है, L माइनस 2 T3 I2, ये हो गया आपका डायमेंशन का क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिए जल्दी इसको, नोट हो गया आप लोग का। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, अब हम लोग देखते हैं कुछ और नया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि p प्लस ए स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स आर टी है और डायमेंशन निकालना है a और b का। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो भी टर्म हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या इक्वेट करते हैं, उन सारे टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यानी जो डायमेंशन p का होगा वही a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर का होगा, यानी डायमेंशन p का डायमेंशन a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर से होगा। तो p का डायमेंशन कितना, m l माइनस 1 t माइनस 2, a स्क्वायर का मालूम नहीं, v यहाँ वॉल्यूम है, आपने ये पढ़ा होगा वंडरवाल इक्वेशन में कि ये v क्या है हमारा, तो v है हमारा वॉल्यूम और p प्रेशर रहता है और r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर है। तो वॉल्यूम का L6 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, वॉल्यूम का L3 होता है, स्क्वायर है तो L6 हो जाएगा ये। तो उस हिसाब से अगर L6 हो जाएगा तो a स्क्वायर का डायमेंशन, अगर यहां पे रहता रेखा से a था, हाँ a था, वो a स्क्वायर नहीं, सॉरी a था क्वेश्चन में, तो a का डायमेंशन यहां से कितना हो जाएगा, m l5 t माइनस 2। वैसे ही अगर हमको निकालना हो इसमें डायमेंशन b का, तो जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन b का होगा, वही डायमेंशन किसका होगा, b का, यानी b का डायमेंशन डायरेक्ट आ गया कि l3 होगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो at प्लस b प्लस टी स्क्वायर अपॉन ct दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये है क्या, तो ये कह रहा है एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है। तो हर एक टर्म जो भी ऐड हुआ है आपस में उनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो जो f का डायमेंशन होगा वही at का होगा। f का डायमेंशन कितना, lt माइनस 2, a का मालूम नहीं, t रख देते हैं, तो a का डायमेंशन कितना आ जाएगा, lt माइनस 2 डिवाइड बाई t, यानी lt माइनस 3। ठीक है, फिर वैसे ही इधर आ जाते हैं, तो जो डायमेंशन b का होगा वही t स्क्वायर का होगा, यानी डायमेंशन किसका, b का इक्वल होगा डायमेंशन किसके, t स्क्वायर के, यानी b का डायमेंशन आ गया t2। क्यों b का t स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि b में t स्क्वायर ऐड है। फिर ये पूरा का पूरा टर्म, देखिएगा ये पूरा का पूरा टर्म किसका साथ ऐड है, f के साथ। तो जो f का डायमेंशन होगा इस पूरे टर्म का होगा, ध्यान से समझना, जो f का डायमेंशन होगा वही इस पूरे टर्म का होगा, यानी डायमेंशन ऑफ f। तो f का डायमेंशन डायरेक्टली रख देते हैं हम लोग, lt माइनस 2 b प्लस टी स्क्वायर, चाहे b लो चाहे t स्क्वायर, डायमेंशन कितना रहेगा, t स्क्वायर ही रहेगा, डिवाइड बाई c इंटू c का डायमेंशन t से एक t कट गया, तो c का डायमेंशन क्या आ गया, lt माइनस 2 डिवाइड बाई t, यानी lt माइनस 3, ये इसका डायमेंशन आ गया। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, वो बताता है, कॉन्फिडेंस देता है किसी फिजिकल मेजरमेंट के बारे में, क्योंकि फिजिकल मेजरमेंट के बारे में हमारा कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, और एक्यूरेट कब होगा, जब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा ज्यादा। जैसे देखो अगर तुम किसी को मेजर कर रहे हो किसी जगह के डिस्टेंस को 5.57 मीटर, और मान लो इसमें एरर थोड़ा सा भी आ गया तुम्हारा, तो 5.71 मीटर हो जाएगा ये, यानी ये जो एरर है वो 1 सेंटीमीटर का भी तुम्हारे पास है, समझ रहे हो। लेकिन अगर तुम इसको मेजर किए होते 7.1 तक, ठीक है, अब अगर इसमें एरर आता भी तो 7.712 मीटर होता, यानी अब जो इसमें एरर आता है वो 2 मिलीमीटर का आता। यानी जितना ज्यादा तुम सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाए, जितना ज्यादा तुम सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाए उतना ही एरर घट गया। देखो
पहले एक दो सिग्निफिकेंट फिगर था तो एरर सेंटीमीटर्स में आ रहे थे, जब हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर और बढ़ा दिया तो एरर्स मेरे मिलीमीटर हो गए, और बढ़ाएंगे तो उससे और मेरा एरर घटते चला जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्यूरेसी के। सिग्निफिकेंट फिगर में कहते क्या है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 35, 237, 35.24, तो इन सब में जितने भी नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट, जैसे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। फिर कहता है कि दो नॉन जीरो के बीच का जीरो, जैसे कि मान लो अगर हम इसको कहें 5 और 5, तो ये दोनों जीरो किसके हैं, दो नॉन जीरो के बीच में, ये सब सिग्निफिकेंट में आ गया मेरा, यानी ये इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 4। अगर मान लो अगर हम 2020 की बात, 2020 में ऐसे भी अच्छा नहीं चल रहा, घटिया चल रहा है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3। अब कह रहा है जीरो इज लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट विद और विदाउट डेसिमल और सिग्निफिकेंट। डेसिमल हो या ना हो, लेफ्ट में अगर जीरो आ गया, लेफ्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है, लेफ्ट में अगर आ गया तो वो हो जाएगा हमारा सिग्निफिकेंट खत्म। मतलब ये जीरो कोई सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएगा। मान लो 0.5 लिखे तो भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहा, 1, इसमें मान लो सिग्निफिकेंट कितना रहा, 2। अगर मान लो हम लिख दें 0.007, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही राइट में रहता तो वो काउंट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.0030, तो ये दोनों, तो ये तीनों काउंट नहीं होगा, लेकिन ये दोनों काउंट हो जाएगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। अगर हम बोल देंगे 20.0, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो डेसिमल के साथ है ना, डेसिमल है, और देखो दूसरा ये नॉन जीरो के राइट भी है और ये डेसिमल के राइट, यहाँ तीनों काउंट हो जाएगा। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना बन जाएगा, 3। फिर आते हैं इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 10 कांट बी अ सिग्निफिकेंट फिगर, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं रखा जाता है। जैसे अगर हम बोले 5.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 2, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ 10 कभी भी काउंट नहीं होता। जैसे अगर हम अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लें इतना, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। मान लो इलेक्ट्रॉन का मास ले लें 9.1 × 10⁻31 kg, इसमें भी कितना है आपका, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कह रहा है कि यूनिट का अगर हम चेंज करते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। देखो कैसे, अगर मान लो हम कहें 25 न्यूटन, इसको अगर हम डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 25 × 10⁻⁵ डाइन होगा। तो ये एक्सपोनेंट है ना, ये कभी भी मेजर नहीं करेगा। तो यहां अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 था और अभी भी कितना रहेगा, 2। अब कहता है क्या, जीरो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट। भाई जो अब बात कर रहे थे, मान लो 2020 की बात करें, तो ये जीरो जो है वो राइट टू द नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन ये जो जीरो है वो दोनों के बीच में है, मतलब नॉन जीरो के बीच। यहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर और ये काउंट नहीं होगा। जैसे अगर हम कहते हैं 30-50, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। अगर हम कहते हैं 0.03050, लेकिन यहां कहानी बदल गया है क्योंकि हमने यहां डेसिमल दे दिया है, तो ये जो इसके लेफ्ट में काउंट नहीं होगा, लेकिन ये सारा काउंट हो जाएगा। यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। देखिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एरर की बातें। एरर होता क्या है, तो जस्ट हम लोग बात कर रहे थे ना सिग्निफिकेंट फिगर में कि वो जितना ज्यादा हम सिग्निफिकेंट रखेंगे उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, कम एरर होगा। तो एरर है एक्चुअली क्या, कि जो आपने कैलकुलेट किया उसका ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस आएगा। क्योंकि देखो मान लो अगर हमने इस पेन का मेजर किया होगा हमने क्वांटिटी लेंथ में, तो ये मान लो हो 20 सेंटीमीटर, बट हमने मेजर किया इसको 20.01 सेंटीमीटर, या मान लो ये 12 सेंटीमीटर, और हमने कैलकुलेट किया कि इसको 12.02 सेंटीमीटर। तो जो इसके ट्रू वैल्यू है उससे हम सेपरेट करेंगे अपना मेजर्ड वैल्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा, एरर। एरर हमारा जो पढ़ना है पहला है वो है एब्सोल्यूट एरर, जिसका सिंपल वही होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रू वैल्यू नहीं गिवन होता, या तो ट्रू वैल्यू गिवन होगा और नहीं तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एब्सोल्यूट मीन वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कैसे होगा, तो उसकी जितने भी कैलकुलेटेड वैल्यू हैं, जितने भी कैलकुलेटेड वैल्यू है सबका जो मीन आएगा वो हो जाएगा उसका एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, और उससे सबको सेपरेट करते चलो। मान लो पहला बार का एरर हमको चाहिए, तो ये तो हमने निकाल लिया है, उससे हम पहले को सेपरेट किए, मेरा पहला का एरर मिल गया।
फिर दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे का, तीसरे को, इस तरह से तीसरे का, सो ऑन। अब कहता है, एक आता है एब्सोल्यूट मीन एरर। तो करना क्या है, सारे एरर को मैग्नीट्यूड ले लो। देखो एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा हो तो निगेटिव आएगा एरर, अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या हो, कम हो, तो आपका पॉजिटिव एरर आएगा। तो जैसा भी आए, आपको करना क्या, उसके मैग्नीट्यूड को रख के सबका मीन निकाल लेना। वो क्या मिल जाएगा हमको, एब्सोल्यूट मीन एरर। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा AM, ठीक है। अब इसमें 3 तरह का एरर और होता है, 2 तरह का और एक्चुअली कह सकते हैं। एक रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर कहता क्या है, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। तो ये है क्या, तो कहता क्या है, एब्सोल्यूट मीन एरर में एब्सोल्यूट मीन वैल्यू से डिवाइड दे दीजिए। एब्सोल्यूट मीन वैल्यू कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू ही है, उसको अलग मानने का कष्ट ना करें। तो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू में, एब्सोल्यूट मीन एरर में एब्सोल्यूट मीन वैल्यू से डिवाइड दे दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब फ्रैक्शनल एरर का 100% ले लीजिए। फ्रैक्शनल एरर का कितना लेना है, 100 टाइम। वो क्या मिलेगा हमको, परसेंटेज एरर। ये तो हुआ बात एरर का। अब इसके बाद आता है आपका प्रोपेगेशन ऑफ एरर। तो प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हमको 4 पढ़ना है, एक्चुअली 5 पढ़ना है, यहाँ 4 दिख रहा है आपको। एक सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। तो 2 को तो पहले हमने अलग अलग कर लिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन को, प्रोडक्ट डिवीजन को एक साथ रख दिया है, और एक अलग है हमारा पावर फॉर्म। तो देखिए एडिशन में कहता क्या है कि अगर x बराबर a प्लस b हो, ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 क्वांटिटी को सम करें, तो हमको अगर हमारा एक क्वांटिटी मिल रहा हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका मैक्सिमम जो एरर मिलेगा, जो मैक्सिमम एरर मिलेगा, क्या एरर मिलेगा, मैक्सिमम एरर जो मिलेगा वो दोनों के एरर का सम होगा। ध्यान से रखिएगा, एरर में कभी भी सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, एरर में सब्सट्रैक्शन हो या एडिशन हो, 2 क्वांटिटी को जोड़े या घटाएं, एरर जो होता है वो हर हाल में ऐड ही होता है। गलतियां कभी भी खत्म नहीं होती हैं, गलतियां जुटते चली जाती हैं, आपकी हो या हमारी हो, ठीक है। तो अब मान लो कि ये 2 क्वांटिटी है, ए और ये बी, इसमें एरर्स है, एक डेल्टा ए और एक डेल्टा बी। देखो यहाँ प्लस माइनस लेने का मतलब मेरा यही है कि वो क्वांटिटी हमने जो मेजर किया हुआ है उससे कम है या ज्यादा हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमने प्लस माइनस दोनों लिया है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो डायरेक्ट जो क्वांटिटीज है वो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन यहां क्या है, एरर डायरेक्ट ऐड हो रहा है। दोनों केस में चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, एरर को हम डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, क्लियर है। अब आते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन में। प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, आपका इस केस में देखो ऑब्जर्व ध्यान से जी, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो एरर मिल रहा है वो देखो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एरर का सम, एब्सोल्यूट एरर का ही सम मिल रहा है यहां। लेकिन यहां प्रोडक्ट और डिवीजन में जो हमको मिल रहा है वो फ्रैक्शनल एरर मिल रहा है। तो फ्रैक्शनल एरर मिलेगा कब, जब प्रोडक्ट डिवीजन रहेगा तब, या जब पावर रहेगा तब। तो यहां रिजल्ट क्या है कि जो फ्रैक्शनल एरर x का है वो दोनों के फ्रैक्शनल एरर का सम है। अब अगर 100 से तुम मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या आएगा कि परसेंटेज एरर x का वो क्या हो जाएगा, a का परसेंटेज एरर प्लस b का परसेंटेज एरर। और पावर वाले में बस इतना ही दिमाग रखना है, बस इतना ही सोचना है कि जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सम कर लो। चाहे वो डिवाइड में हो, सब्ट्रैक्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस मोड में है वो, आप जैसे है उसको ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, समझ रहे हैं, जैसे है वैसे ऐड कर दीजिए। पावर जो है उसको आगे मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए। आप पावर डिवाइड में हो, मल्टीप्लिकेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ऐड करना है आगे पावर मल्टीप्लाई करके। अगर इसमें आप इसको थोड़ा सा अगर हम मिटा के थोड़ा और इसमें लिख दे एक चीज और, अगर इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा परसेंटेज बन जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, परसेंटेज डेल्टा x इक्वल्स m परसेंटेज डेल्टा a प्लस n परसेंटेज डेल्टा b प्लस p परसेंटेज डेल्टा c।
तो ये हो गया हमारा एरर तक का बात। आज की क्लास में इतना ही। अगले जो हमारा सीरीज इसका आएगा उसमें हम लोग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और फिर देखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स, उसका भी क्विक रिवीजन और उसके भी क्वेश्चन। तब तक के लिए चिल मारो।